हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, यूपी पीसीएसजे को ध्यान में रखते हुए मैंने लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका था। अब वो जो आपने लेक्चर देखे हैं उसमें काफ़ी कमेंट आई एक वीडियो में कि सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का भी आप ध्यान रखें। तो आज से मैं क्या काम करूँगा, इंग्लिश में तो कॉन्टेंट आपको मिल रहा था, उसके साथ साथ अब आपको हिंदी में भी कॉन्टेंट मिलेगा। यानी कि इस लेक्चर में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखी गई हैं बातें कि आपको समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, पूरी पिक्चर क्या है, पूरा सिनेरियो क्या है, परंतु यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला जजमेंट है जजमेंट का नाम है अरुणा रोड्रिग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। ये आपका जीएम मस्टर्ड केस के नाम से भी पॉपुलर है, तो याद रखना आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए जीएम मस्टर्ड केस कौन सा है, तो यह आपको रखना है अरुणा रोड्रिग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में हेल्ड क्या किया गया था, देखिए इस केस को समझने से पहले ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कुछ शब्द कुछ सेंटेंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, दूसरा है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स एंड तीसरा है राइट टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। एंड ये वाला केस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमें ये तो पता है किस केस में ये हेल्ड हुआ था, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट किस केस में हेल्ड हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन किस केस में बताया गया था, परंतु इस केस में बताया गया है राइट टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। यानी कि वो व्यक्ति यानी हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको जो पर्यावरण से रिलेटेड खबर है, सूचना है, वो उनको जानने का पूरा अधिकार है, वो उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो ये एक नया फंडामेंटल राइट है जिसमें केस में हेल्ड किया गया था। और राइट आपका अधिकार क्या है, आपका राइट कौन सा है, राइट टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। यानी कि आपका ये पूरा अधिकार है कि पर्यावरण से रिलेटेड हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है, वो आपको जानने का पूरा आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि इस केस में राइट ये नया फंडामेंटल राइट बताया गया है, राइट टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर मैं नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे देश में सरकार पर्यावरण से रिलेटेड क्या कर रही है, क्या कार्यवाही वो लेके चल रहे हैं, तो वो सारी खबर मुझे जानने का मेरा पूरा अधिकार है। राइट, पहला जो हमारा वर्ड है, सेंटेंस है, मीनिंग है, वो है सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। देखिए ये एक ऐसा डेवलपमेंट है पर्यावरण से रिलेटेड कि हम टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते अपना पर्यावरण सुधारें, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएँ, डेवलपमेंट करें। परंतु डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हम डेवलपमेंट तो करें पर हम इतना नुकसान अपने पर्यावरण को ना पहुँचा दें कि बाद में ही हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पर्याप्त साधन जो है, संसाधन वो उनके लिए ना रहे। ठीक, तो यानी कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो वो एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। जितना हम आगे जाके डेवलप कर रहे हैं कम नुकसान पर हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक, दूसरी बात है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, यानी कि अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं, हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं परंतु हम डेवलपमेंट के नाम पर हम ये भी देख लेते हैं कि ठीक है कितना नुकसान हमें हो रहा है वो हम बाद में भरपाई कर देंगे। नहीं, हमें नुकसान को रोकने के लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट तो आप करो पर डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो भी पर्यावरण है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उसे हमें कम नुकसान पहुंचाना है और कम नुकसान पहुंचाने के लिए ही हमें कुछ मेजरमेंट्स पहले ही अपनाने चाहिए। ठीक, अब इस केस में क्या हुआ था, ये वाला जो केस है हमारा, इस केस में ना गवर्नमेंट अपने क्या एक्शंस कर रही है, क्या उन्होंने कार्यवाही करी गवर्नमेंट अपनी एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में और डेवलपमेंट करते हुए। ठीक, अब किसी व्यक्ति ने एक याचिका डाली थी जिसमें वो जानना चाहते थे सरकार क्या कदम उठा रही है हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में, उसको सही से
मेंटेन करने में। अब यहाँ पे सरकार ने बोल दिया है कि हम अपना क्या कदम उठा रहे हैं या फ्यूचर में क्या उठाएंगे, ये हम आम नागरिक को नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम आम नागरिक को बताएंगे तो वो कोर्ट में पेटिशंस डालना शुरू कर देंगे, हमारे इस कदम पे ऑब्जेक्शंस उठाना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा, हम वो कदम अच्छे से इंप्लीमेंट या उसका निष्पादन नहीं कर सकते। तो ये तर्क था सरकार का, परंतु यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, देखिए जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक है हमारे देश के, ये उनका अधिकार है, ये इनका मौलिक अधिकार है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके हित के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये नागरिक को जानने का उनका पूरा अधिकार है। ठीक, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार एक बायोसेफ्टी डोजियर, यानी कि एक आप मान सकते हैं कि एक दस्तावेज है जहां पर वो सब कुछ मेंटेन रखते हैं सरकार, कि हमें आगे चल के क्या क्या कार्यवाही अपने पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे सरकार ने यही बोला है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, पूरे नागरिकों का ये उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो पर्यावरण से रिलेटेड पूरी सूचना सरकार से प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो इस केस में आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, जीएम मस्टर्ड केस किस केस से रिलेटेड है, आपका ये वाला केस है। उसके साथ साथ आपका एक नया फंडामेंटल राइट जिसका नाम है राइट टू एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण सूचना के अधिकार, ये आपके कौन से केस से आया है, तो केस का नाम है अरुणा रोड्रिग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट, चलिए नेक्स्ट केस है संतोष चौहान वर्सेस यशवंत 2024। एमपी हाईकोर्ट रूल दैट सेकेंडरी एविडेंस इज एन एक्सेप्शन, पार्टी मस्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ फोटोकॉपी प्रिपरेशन, यानी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि द्वितीयक साक्ष्य अपवाद है, पार्टी को फोटोकॉपी तैयार करने की परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका एक सेक्शन नंबर था, सेक्शन नंबर 63, जो कि बात करता था सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि अगर किसी भी केस में आपको किसी तरह का कोई साक्ष्य सबूत देना है तो सबसे अच्छा सबूत होता है आपका प्राइमरी एविडेंस। यानी कि कोई अगर सपोज करो लेट्स से किसी दस्तावेज को लेकर विवाद है दो पार्टीज के बीच में, अब वो दस्तावेज अगर हमें उस दस्तावेज में क्या लिखा है वो सिद्ध करना है तो सबसे अच्छा एविडेंस क्या है, सबसे अच्छा साक्ष्य है कि उस दस्तावेज को ही कोर्ट के समक्ष पेश कर दो कि सर इस दस्तावेज में ये लिखा है और ये हमारा प्राइमरी एविडेंस है, सबसे अच्छा एविडेंस है। सपोज करो कोई दस्तावेज जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, वो दस्तावेज दूसरी पार्टी के कब्जे में, अब वो दस्तावेज दूसरी पार्टी तो लेके नहीं आएगी, अगर लेके आ जाएगी तो उनके खिलाफ ही सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे में अब मैं क्या लेकर आऊं, तो यहां पर एविडेंस एक्ट ने मुझे एक राहत दे रखी है, रिलीफ दे रखा है कि अगर किसी भी परिस्थिति में मेरे पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो मैं सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकता हूं। सेकेंडरी एविडेंस जैसे कि फोटोकॉपी हो गई, आपकी सर्टिफाइड कॉपीज हो गई। सर्टिफाइड कॉपीज वो कॉपीज होती हैं जैसे कि दस्तावेज कॉपी अगर मेरे पास नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे मैं फोटोकॉपी करा के सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर ले लूंगा और सरकारी अधिकारी उस पर अपनी एक उद्घोषणा कर देगा कि ये जो दस्तावेज की प्रतिलिपि है ये बिल्कुल सही है, सबसे जेन्युइन है, तो वो होती है सर्टिफाइड कॉपी। ऐसे ही 63 में 5 अलग अलग तरीके की सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया कि सेकेंडरी एविडेंस हम किस किस को मानेंगे। ठीक, वही एक दूसरा सेक्शन है सेक्शन नंबर 65। सेक्शन नंबर 65 वो बात करता है कि हम किन परिस्थिति में, जो सेक्शन नंबर 63 में सेकेंडरी एविडेंस बता रखे हैं, हम किन परिस्थिति में ये सेकेंडरी एविडेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष। तो एक परिस्थिति तो मैंने आपको बताई दी कि अगर दस्तावेज दूसरी पार्टी के कब्जे में है तो वो पार्टी तो लेके आएगी नहीं, तो ऐसे में 65 में मैं सेकेंडरी एविडेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। राइट, अब हुआ क्या, इस केस में भी कुछ ऐसी हुआ कि वो जो दस्तावेज था, ये दस्तावेज दूसरी पार्टी के कब्जे में था, अपोजिट पार्टी के कब्जे में था। अब अपोजिट पार्टी तो बिल्कुल नहीं लेकर आएगी, बेवकूफ तो है नहीं कि खुद ही अपने आप आकर दस्तावेज दिखा देगी और अपने विरुद्ध जजमेंट ले लेगी। तो ये पार्टी तो मना करेगी कि मेरे कब्जे में तो दस्तावेज है नहीं। तो पार्टी कहेगी सर दूसरे ही पार्टी के कब्जे में था, परंतु ये पार्टी ये दस्तावेज लेके नहीं आ रही, इसलिए मैं इस दस्तावेज की फोटोकॉपी लेकर आ रहा हूं। किस तरीके से, सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से। अब यहां पर कोर्ट ने, कैलकाटा कोर्ट ने यही बोला कि ठीक है आप लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु कोर्ट ने हेल्ड किया, कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि 65 की परिस्थिति, यानी कि अगर आपको
सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में लेकर आना है तो आपको दो चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी। पहली कि सर सेक्शन 65 की कौन सी परिस्थिति से मजबूर होकर आप ये एविडेंस लेकर आ रहे हो, और सेक्शन 63 का कौन सा सेकेंडरी एविडेंस लेकर आ रहे हो। यानी कि पहले तो आप परिस्थिति बताओगे। अगर जज साहब संतुष्ट हो गए आपकी परिस्थिति से कि हाँ वाकई में आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है और इस वजह से आपके पास जो ये परिस्थिति खड़ी है, इस परिस्थिति के हिसाब से अब आपको सेकेंडरी एविडेंस लेकर आना है और फिर 63 में आप बताओगे कौन सा सेकेंडरी एविडेंस। पर इस केस में क्या हुआ, वो व्यक्ति इस परिस्थिति को कोर्ट के सामने सिद्ध ही नहीं कर सका। यानी जज साहब संतुष्ट नहीं हुए कि ये ऐसी भी कोई परिस्थिति इस केस में है और कोर्ट ने फिर इस एविडेंस को मना कर दिया। ठीक है, तो याद रखना अगर सेकेंडरी एविडेंस आप कोर्ट में देना चाहते हो तो आपको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको परिस्थिति बतानी पड़ेगी कि सर मेरे पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है और इस प्राइमरी एविडेंस ना होने की वजह से मैं इन परिस्थिति में सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं। ये आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा जज साहब के सामने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और काम चल गया, नहीं, पहले सिद्ध करो, संतुष्ट हो गए जज साहब तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा था। राइट। तीसरा केस है मनहरन रजवाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स द मर्डर कन्विक्शन ऑफ अ मैन हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 9 years, जस्टिस ओका एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर सिस्टमैटिक डिलेज। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की सजा को पलट दिया है जो 9 साल से जेल में बंद है। न्यायमूर्ति ओका ने व्यवस्थागत देरी पर चिंता व्यक्त की। देखिए ये जो केस था ना, इस केस में क्या हुआ था, जो व्यक्ति को सजा दी गई थी वो 9 साल तक तो जेल में बंद रहा। पहले एक बार फैक्ट्स जान लेते हैं, तथ्य जान लेते हैं केस से रिलेटेड क्या हुआ। हस्बैंड वाइफ का ये मैटर था। ठीक, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती थी काफ़ी लड़ाई। अब लड़ाई जब अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही है तो वाइफ की जो फैमिली थी, जैसे सिस्टर हो गई या उनके माता पिता हो गए, वो भी हस्बैंड से खफा थे। बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पार्टीज की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में भी अनबन रहती है। अब जो वाइफ थी जहाँ पे वो अपने ससुराल में रहती थी, उसके घर के पास ही उसकी बहन भी रहती थी। ठीक, अब क्या हुआ, एक दिन वाइफ अपनी वाइफ की जो बहन थी वो अपनी बहन से मिलने आई। हस्बैंड कहाँ थे, ऑफिस में। अब वाइफ ने जैसे उसके घर पहुंची तो वाइफ ने पाया कि उसकी जो बहन है, बहन ने पाया कि जो उसकी बहन है, जो वाइफ है, वो मरी हुई पड़ी है जमीन पर। यानी कि किसी ने उसका गला घोट के उसको वहां पे मार दिया। अब उसे ये लगा कि भाई देखो लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, तो मेरी बहन को उसके पति ने ही मार दिया है। इतने में पुलिस को बुलाया गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो हस्बैंड था वो अपना ऑफिस से आ रहा था। ऑफिस में आते हुए उसने मतलब घर पर आ गया, उसने देखा कि उसकी वाइफ मर गई। बाद में केस चला। केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं था। इस केस में हमारे पास कोई भी साक्ष्य, कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे कि हम ये सिद्ध कर सकें कि हस्बैंड ने ही वाइफ की हत्या करी है। यानी कि हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे। डायरेक्ट एविडेंस मतलब कि ऐसे एविडेंस जो डायरेक्ट ये सिद्ध कर सकें कि हाँ अपराध इसी ने किया है। जैसे कि सपोज करो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, मैंने देख लिया कि अच्छा हस्बैंड ने ही वाइफ का गला घोट के उसे मारा है, यानी कि आई विटनेस के तौर पर आप मान सकें। ठीक है, या आपकी ये जो कार्यवाही है एक कैमरे में कैप्चर हो गई। ऐसा कोई भी एविडेंस यानी कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि हस्बैंड ने ही वाइफ की हत्या करी। अब क्या होता है ऐसे में, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है 90% चांस होते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते। तो अब हम एक एविडेंस होता है जिसका नाम होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यानी कि अब हम अलग अलग परिस्थिति को ज्वाइंट करेंगे, चेन ऑफ एविडेंसेस को। ठीक है, अलग अलग परिस्थिति को, अलग अलग चेन ऑफ एविडेंसेस को कलेक्ट करके हमारा जो निर्णय आता है उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक, इसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक एविडेंस होता है, एक थ्योरी होती है जिसका नाम है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। ठीक है, यानी कि ये ऐसी थ्योरी है, अगर कोई अपराध हुआ है और जिस व्यक्ति पे हमने आरोप लगाए हैं कि उसने ही दूसरे व्यक्ति की हत्या की या कोई भी अपराध किया है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर एक बार ये सिद्ध हो जाए कि जब अपराध हुआ था, अपराध से पहले वो दोनों व्यक्ति साथ साथ थे। ठीक है, तो लास्ट सीन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो हमारा हस्बैंड था और जो वाइफ थी, ये सिद्ध हो गया था कोर्ट में कि हस्बैंड और वाइफ
अपराध से पहले ये दोनों साथ साथ थे। ठीक, अब क्या होता है, जब भी लास्ट सीन थ्योरी हमारी कोर्ट में स्टैब्लिश हो जाती है, ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ दोनों पार्टी अपराध करने से पहले एक साथ ही थे, तो ये माना जाता है कि भाई अपराध तो फिर इसी ने किया है। लास्ट टाइम जब दोनों पार्टी साथ थे तो अपराध हुआ है, तो अपराध इसी ने किया है। अब यहां पे भी यही हुआ, हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि दोनों पार्टी अपराध करने से पहले एक साथ थे, यानी हस्बैंड ने ही अपराध किया है। सेक्शन 106 के तहत, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 106 है, उसके तहत हस्बैंड की ये ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में ये सिद्ध करे कि सर लास्ट सीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मुझे लास्ट बार आखिरी बार अपनी वाइफ के साथ देखा गया, तो अब ये हस्बैंड को सिद्ध करना है कि सर अपराध मैंने नहीं करा। क्योंकि 106 में क्या लिखा है, 106 में लिखा है कोई भी ऐसा तथ्य जो आपकी नॉलेज में है आपको वो सिद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हस्बैंड की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो कोर्ट को ये सिद्ध करे कि अगर मुझे लास्ट टाइम आखिरी बार मेरी वाइफ के साथ देखा गया तो मैंने वाइफ की हत्या नहीं करी। परंतु ये सिद्ध करने में हस्बैंड चूक गया। उसके बाद कोर्ट ने 313 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको एक मौका और दिया कि चलो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। अलग अलग कार्यवाही के दौरान उससे अलग अलग प्रश्न पूछे गए, परंतु अभी भी हस्बैंड सिद्ध नहीं कर पाया। हस्बैंड का एक ही बात कहनी थी कि सर हस्बैंड और वाइफ को एक साथ लास्ट बार तो देखा ही जाएगा, अगर वाइफ मेरे साथ आखिरी बार नहीं होगी तो और किसके साथ होगी। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि हस्बैंड और वाइफ अपराध अगर हुआ है तो दोनों लास्ट बार आखिरी बार इकट्ठे ही होंगे। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि अपराध मैंने किया है, परंतु ये सिद्ध नहीं कर पा रहा था हस्बैंड। और जब ये सिद्ध नहीं कर पाया तो जो हमारी ट्रायल कोर्ट थी जहां पे विचारण चल रहा था, उस ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, कन्विक्ट कर दिया। अब ये व्यक्ति अपील में गया हाई कोर्ट, अपील में गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी उसको सजा ही सुनाई कि निचली अदालत ने जो आपको सजा सुनाई है वो बिल्कुल सही ही सुनाई है, क्योंकि आप अपने इस लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हो कि आपने वाइफ की हत्या करी है या नहीं करी। ठीक, अब अपील कहां गई, अब अपील गई हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देखिए लास्ट सीन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सिद्ध हो गया था कि हस्बैंड और वाइफ अपराध करने से पहले इकट्ठे थे, तो ये तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, हस्बैंड और वाइफ ही लास्ट टाइम देखे जाएंगे, कोई और अन्य व्यक्ति वाइफ के साथ नहीं देखा जाएगा। ठीक, और और हस्बैंड ये सिद्ध करने में विफल हो गया है, फेल हो गया है कि वो ये सिद्ध नहीं कर पा रहा कि हत्या मैंने नहीं करी। तो जस्ट बिकॉज वो ये सिद्ध नहीं कर पा रहा कि हत्या उसने नहीं करी, तो आप उसको सजा नहीं सुना सकते। भाई देखो, डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, हम उसको सजा सुना रहे तो सिर्फ किस बेसिस पे सुना रहे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी ऐसी परिस्थितियों को जोड़ा जा रहा है जहां पे हम सिद्ध कर पा रहे हैं, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, प्रिजम्पशन लगा रहे हैं। तो हम खाली ये प्रिजम्पशन नहीं लगा सकते कि हस्बैंड ने ही वाइफ की मृत्यु करी है जस्ट बिकॉज हस्बैंड प्रूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे हम सिद्ध नहीं कर पा रहे। क्रिमिनल केसेस में हमें अगर किसी को सजा सुनानी है तो हम उसके गिल्ट को, उसके आरोपों को रीजनेबल डाउट से ऊपर जाके सिद्ध करते हैं, यानी 1% भी हमारे पास ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, डाउट ही नहीं होना चाहिए कि क्या हस्बैंड ने मृत्यु करी है या नहीं। हमें अपना केस 100% सिद्ध करना है, परंतु क्या इस केस में 100% सिद्ध हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आपने 9 साल इस केस को चलाया जिसमें कोई दम नहीं था, आपको एक केस तो पहले खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि 1% भी डाउट अगर हमारे मन में आ रहा है क्रिमिनल केस को सुनते वक्त तो हम अभियुक्त को सजा नहीं दे सकते। और यहाँ पे तो इतना बड़ा हमारे पास डाउट था जस्ट कि हस्बैंड प्रूव नहीं कर पा रहा, तो आपने उसको सजा सुना दी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो सजा था, जो सजा दे रखी थी ट्रायल और अपील हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया, ठीक है, परंतु वो 9 साल तक जेल में रहा और उसके बदले उसको कॉम्पनसेशन दिया गया था, राइट। नेक्स्ट केस है सुष्मिता पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024। Calcutta High Court rules that only men can be prosecuted under the gender specific law of sexual harassment under section 354A of IPC। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के लिंग विशिष्ट कानून के तहत केवल पुरुषों पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। अब देखिए, ये वाला प्रश्न ना हर बार अलग अलग तरीके से कोर्ट में आता रहता है। जैसे कि हमारा एक सेक्शन था 354 आईपीसी, एक सेक्शन था 354A आईपीसी,
एंड 376 आईपीसी। ये बात करता था आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। अगर कोई भी व्यक्ति वुमेन की मोडेस्टी को आउटरेज कर रहा है, भंग कर रहा है, उसकी लज्जा को भंग कर रहा है, तो वो कहां पे आता था? 354 आईपीसी में। परंतु यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो क्या गया था? एनी पर्सन। यानी कि एनी पर्सन में कौन आ सकता है? कोई पुरुष भी आ सकता है, कोई मेल व्यक्ति भी आ सकता है और कोई फीमेल भी। यानी कि यहां पे सजा दोनों को मिल सकती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर किसी ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। दिक्कत आती थी इन सेक्शंस में। 354 ए आईपीसी और 376 आईपीसी में एक ही शब्द लिखा था और वो शब्द था एनी मैन। ठीक है, वहां पे लिखा था कोई भी पुरुष। तो जब इन धारा में साफ साफ लिखा है कि पुरुष ही अपराध कर सकता है, तो यहां पर किसी भी फीमेल का या महिला का होना स्वाभाविक बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जब विचारण चल रहा था तो पार्टी ने बोला कि सर जो ये अपराध किया गया है 354 ए का, इस अपराध में 3 तो पुरुष थे और 1 महिला थी। ठीक है, पुरुषों ने तो अपराध किया है, यहां पे तो साफ लिखा है कोई भी व्यक्ति इन धारा के अंतर्गत आ सकता है। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट था जिन्होंने केस फाइल किया था, वो ये चाह रहे थे कि हम फीमेल को भी इस सेक्शन में डालें, यानी इसको भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की सजा सुनाएं। तो प्रोसिक्यूशन ने क्या बोला? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सर जो ये महिला है, ठीक है, भले ही ये सेक्शन 354 ए का अपराध नहीं कर सकती, डायरेक्टली नहीं कर सकती, परंतु सर इस महिला ने सेक्शन 34 आईपीसी के तहत अपनी कॉमन इंटेंशन उन अन्य 3 पुरुषों के साथ साझा की थी। यानी कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि इस महिला को कॉमन इंटेंशन के तहत फंसा दिया जाए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने बोला कि सर ठीक है इसने अपराध नहीं करा, परंतु सर इसकी कॉमन इंटेंशन तो थी, और सर जब कॉमन इंटेंशन है तो इसको सजा मिलनी चाहिए सेक्शन 354 ए के तहत, जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराध है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हमारे कानून में साफ साफ लिख दिया गया है कि इन धाराओं के अंतर्गत जो अपराध करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कोई पुरुष व्यक्ति ही कर सकता है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत इस व्यक्ति को भी इन धाराओं के अंतर्गत फंसा दिया जाए। जब वो अपराध कर ही नहीं सकता तो कॉमन इंटेंशन कैसे रख सकता है किसी अपराध को करने के लिए? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप जैसे अपराधों के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही हम दंड दे सकते हैं, कोई महिला उन अपराधों के लिए सजा नहीं काट सकती। ठीक है, तो याद रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में या मेंस में आपके लेटेस्ट जजमेंट काम आ सकते हैं, तो इस केस को आप रेफर करके अपना जजमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल करंट अफेयर्स के साथ, और आपका बाइलिंगुअल ही चलेगा, हिंदी और इंग्लिश के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय।